हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मास्टर जी में आपका स्वागत है। EWMG में आपका स्वागत है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डिहाइड्रोजन इंस्पेक्टर के। कुछ 100 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, एंटर कोटेड टैबलेट आर इनिशियली टेस्टेड फॉर डिसइंटीग्रेशन इन विच मीडिया। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो एंट्री कोटेड टैबलेट होता है उसको टेस्ट करने के लिए किस मीडिया का यूज़ हम करते हैं, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करने के लिए किस मीडिया का यूज़ करते हैं। तो उससे पहले जाना, एंट्री कोटेड टैबलेट ऐसे टैबलेट होते हैं जो बने होते हैं ताकि पीएच, गैस्ट्रिक पीएच को क्या कर सके, टोलरेट कर सके, झेल सके। तो उसके लिए हम क्या करना, उसी 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 के जैसा सेम मीडियम में ही टेस्टिंग करेंगे। तो हम करेंगे उसको सिमुलेटेड, ठीक है, सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड मीडियम में उसको टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या बनेगा, करेक्ट आंसर आपका बनेगा। तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी। तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर है फॉर द क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, द च्यूबल टैबलेट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिपिएंट इज नॉट यूज्ड इन। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि च्यूबल जो टैबलेट होता है उसमें कौन सा एक्सिपिएंट यूज़ नहीं करते हैं। तो च्यूबल टैबलेट ऐसे टैबलेट होते हैं जो हमारे नॉर्मल पीएच, मतलब नॉर्मल सलाइवा पे हमारे डिजॉल्व हो जाते हैं। मतलब माउथ में सलाइवा होते हैं उसके सलाइवा में जाते ही वो क्या हो जाता है, डिजॉल्व होने लगते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट को बल्किंग एजेंट भी कहते हैं। क्या उसमें डाइल्यूएंट का यूज़ करते हैं? इस हाँ करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि च्यूबल टैबलेट की साइज़ को बल्क कर सके। ठीक है, च्यूबल टैबलेट की साइज़ को बढ़ा सके। हाँ, ये करते हैं ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट उसमें करेंगे, फ्लेवर उसमें कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो हाँ ये भी करते हैं। डिसइंटीग्रेंट का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो च्यूबल टैबलेट होते हैं हमारे नॉर्मल सलाइवा पे ही डिजॉल्व हो जा रहे हैं, वो डिसइंटीग्रेट हो जा रहे हैं। तो डिसइंटीग्रेंट का यूज़ नहीं करेंगे, आवश्यकता ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन से पूछ रहा है कौन सा नहीं करेंगे, तो सी नहीं करेंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। च्यूबल टैबलेट और स्वीटनिंग एजेंट का यूज़ करते हैं ताकि उसमें स्वीट आए, टेस्ट थोड़ा हमको मीठा लगे। ये तो कड़वा रहेगा तो कोई खाएगा ही नहीं। तो ऑप्शन डी भी आपका क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। डिसइंटीग्रेंट का हम च्यूबल टैबलेट में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और क्यों नहीं करते आपको पता चलेगा, क्योंकि वो नॉर्मल सलाइवा पे क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द फंक्शन ऑफ कैम ट्रैक इन टैबलेटिंग मशीन इज टू। किस लिए करते हैं कैम ट्रैक का यूज? जो टैबलेट पंचिंग मशीन में हम कैम ट्रैक का क्यों लगाते हैं, क्यों, उसका फंक्शन क्या होता है? फीड द ग्रेन्यूल्स, क्या ग्रेन्यूल को फीड करने के लिए, ग्रेन्यूल को पंचिंग मशीन में डालने के लिए? नो, नहीं करते हैं। गाइड द मूवमेंट ऑफ पंचेस, जो पंचेस होती है, ट्रक पंचिंग मशीन होती है, क्या उसको गाइड करने के लिए? यस, ये सही, ये करेक्ट आंसर है। जो पंचिंग मशीन को गाइड करने के लिए यूज़ करते हैं किसका, कैम ट्रैक का। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। क्या और जानते हैं ऑप्शन? कंप्रेस द ग्रेन्यूल, नहीं, इसके लिए नहीं करते हैं भाई, इसके लिए कुछ और लगा है। फिक्स द शेप ऑफ टैबलेट, नहीं, ये भी नहीं है भाई। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। जो क्या करता है, कैम ट्रैक किस लिए लगाते हैं? ताकि पंचेस को गाइड कर सके, गाइड द मूवमेंट ऑफ पंचेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिंग ऑफ टैबलेट कैन बी प्रिवेंटेड बाय। अब कैपिंग क्या होता है देख लीजिए। मान लीजिए आपका एक टैबलेट है, ठीक है, टैबलेट है। ठीक है, तो इस टैबलेट में कुछ कभी कभी देखते हैं कुछ ऐसा लेयर आपका थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, इसी को कहते हैं कैपिंग। ठीक है, अब ये कैपिंग को रिड्यूस करने के लिए क्या हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि कैपिंग ना हो। ठीक है, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि कैपिंग ना हो। हम प्रिवेंट इस तरह कर सकते हैं कि पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, प्री कॉम्प्रेशन कर सकते हैं, पहले से उसको कॉम्प्रेस कर दें ताकि वो इजीली क्या हो जाएगा, उसमें से लेयर का सेपरेशन ना हो। या से कर सकते हैं रिड्यूसिंग द फाइनल कॉम्प्रेशन। अब कॉम्प्रेशन रेट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी क्या, उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दें। ऑप्शन बी भी करेक्ट है। यूजिंग फ्लैट पंचेस का यूज़ करेंगे तो कॉम्प्रेशन अच्छे से होगा और लेयर बाहर नहीं निकलेगी। तो ऑप्शन सी भी सॉरी राइट है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, सभी सही है। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइलार्ड रिएक्शन इज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ अमीन ड्रग विथ यूज्ड इन टैबलेट। अब माइलार्ड रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, माइलार्ड रिएक्शन क्या होता है ये जानने वाले हैं। ठीक है, माइलार्ड रिएक्शन, ठीक है, तो माइलार्ड रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें कोई अमीन ड्रग, ठीक है, कौन सा ड्रग, अमीन ड्रग का रिएक्शन होता है
क्या किसी भी रिड्यूसिंग शुगर के साथ, या और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी भी डाइल्यूएंट के साथ, ठीक है। जब किसी भी अमीन ड्रग का रिएक्शन होता है किसी भी रिड्यूसिंग शुगर के साथ या किसी भी डाइल्यूएंट के साथ, तो उस ड्रग का कलर हो जाता है ब्राउन, तो ब्राउन होने, तो इसी रिएक्शन को क्या कह रहे हैं, कुछ चेंजेस हुआ ना, तो रिएक्शन मतलब कुछ चेंजेस होता है ना, तो इसी को हम क्या नाम दिए हैं, एक रिएक्शन जिसका रिएक्शन का नाम क्या है, मैलार्ड, क्या नाम है, मैलार्ड रिएक्शन, ठीक है। तो मैलार्ड रिएक्शन में क्या होता है कि किसी भी अमीन ड्रग का रिएक्शन जब किसी डाइल्यूएंट के साथ होता है तो उसका कलर क्या होता है, ब्राउन हो जाता है, इसी को कहते हैं क्या, मैलार्ड रिएक्शन, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या, तो मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा कि हम किससे रिएक्शन होता है अमीन ड्रग का, वो मैलार्ड रिएक्शन शो करता है क्या, डाइल्यूएंट के साथ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, बाइंडर नहीं होता है, ठीक है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, मतलब डाइल्यूएंट का यूज से क्या होता है, अमीन ड्रग का जब किसी भी अमीन ड्रग का रिएक्शन होता है डाइल्यूएंट के साथ तो मैलार्ड रिएक्शन शो करता है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। अब अगला क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि द डिफॉर्मिटी इन ऑफ द टैबलेट इज कॉल्ड एज मोटलिंग। मोटलिंग क्या होता है, मोटलिंग मतलब होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ द टैबलेट, मतलब टैबलेट के सरफेस पे यदि कलर का अनइक्वल मतलब बराबर से कलर नहीं डिस्ट्रीब्यूट बटा है तो उसे कहते हैं मोटलिंग। तो मोटलिंग का रिलेशन किससे बना, आपका कलर से बना। तो ऑप्शन उसमें कलर देखिए कहाँ पे दिया है, ऑप्शन डी में देखिए कलर दिया, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। शेप से कोई रिलेशन नहीं है, थिकनेस से कोई रिलेशन नहीं है, फ्लेवर से कोई रिलेशन नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। मॉडलिंग मतलब कलर से रिलेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाग से नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलास्टिसिटी ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडिंग, क्या ऐड करके, मतलब जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की इलास्टिसिटी यदि हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसमें क्या ऐड करेंगे ताकि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की इलास्टिसिटी कंट्रोल की जा सके, ठीक है। तो उसमें यूज़ करेंगे पोविडोन का यूज़ करेंगे, नो, लैक्टोज का नो, सॉर्बिक एसिड का नहीं, मतलब क्या सॉर्बिटोल का यूज़ करेंगे। देखिए क्या होता है कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का यदि हम इलास्टिसिटी मेंटेन करना चाहते हैं तो दो एक्सिपिएंट का यूज़ कर सकते हैं। पहला आपका सॉर्बिटोल, पहला आपका है सॉर्बिटोल का यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा है आपका, अलग से बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ग्लिसरॉल का यूज़ करके भी हम उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन कर सकते हैं, सॉर्बिटॉल का यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या बना, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, सॉर्बिटॉल। ए गलत है, बी गलत है, डी गलत है, ठीक है, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया फ्रेंड, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर है, सॉर्बिटॉल का यूज़ करके इलास्टिसिटी ऑफ द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊपर चलेगा थोड़ा, क्वेश्चन नीचे लाओ, हाँ सही है। अब तो चलिए इसका थोड़ा पेंसिल ले लेते हैं। क्या कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है, SO2 क्या कह रहा है कि SO2 परसेंटेज कितना है, 0.15% इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। क्या कह रहा है कि हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल यदि बनाते हैं उसमें SO2 का यूज़ करते हैं, 0.15% यूज़ करते हैं। तो किस लिए करते हैं, उसका काम क्या है बच्चा, उसका काम है क्या करने के लिए, प्रिवेंट डिकम्पोजिशन, ऑप्शन करेक्ट। ऑप्शन एक क्या इम्पोर्ट स्ट्रेन टू कैप्सूल, ये नहीं है इसका यूज, इसलिए इसका यूज इसलिए नहीं करते, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, क्या करने के लिए, ताकि उस टैबलेट के अंदर जो भी कंपोजिशन है उसका डिकम्पोजिशन ना हो, ठीक है। अब हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में हम SO2 का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में जो भी कंपोजिशन उसमें पड़ा है, ठीक है, उसका डिकम्पोजिशन मतलब ख़राब ना हो, ठीक है, टूटे ना हो, ठीक है, इसलिए हम SO2 का यूज़ करते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में, टू प्रिवेंट
टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रेट लिमिटिंग स्टेप। अब रेट लिमिटिंग स्टेप ऐसा स्टेप होता है जो सबसे स्लोवेस्ट क्या होता है, सबसे स्लोवेस्ट क्या होता है रिएक्शन। क्या कह रहा है कि रेट लिमिटिंग स्टेप ऐसा रिएक्शन होता है जो सबसे स्लोवेस्ट रिएक्शन होता है आपका, उसे कहते हैं रेट लिमिटिंग रिएक्शन या रेट लिमिटिंग स्टेप। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझा आपको आया होगा। ठीक है, चलिए आगे और बताते हैं आपको कि आइडेंटिफाई द रेट लिमिटिंग स्टेप। रेट लिमिटिंग स्टेप मतलब स्लोवेस्ट रिएक्शन इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम ओरली एडमिनिस्टर्ड सोल्यूशन डोजेस फॉर्म। ठीक है, हम मान लीजिए कोई सोल्यूशन डोजेस फॉर्म हम क्या कर रहे हैं, हम खा रहे हैं या पी रहे हैं। ठीक है, जब पी रहे हैं तो उसका रेट लिमिटिंग स्टेप्स क्या हो सकता है हमारी बॉडी में, सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस जो होगा हमारी बॉडी में वही होगा। क्या डिजोल्यूशन, क्या इंटीग्रेशन फास्ट होता है? हाँ, तो वैसे फास्ट तो होता है, बॉडी में जाने तो होने इंटीग्रेट में टूटने लगता है। क्या उसका सोल्यूशन बनने लगता है, डिजोल्यूशन होने लगता है? हाँ, ये भी होने लगता है, अच्छे से होने लगता है। गैस्ट्रिक एम्पटी टाइम, हाँ भाई ये तो इसमें लंबा सा, क्योंकि जब भी कोई भी फूड या कोई भी मटेरियल हमारे बॉडी के स्टोमक में जाता है तो लगभग 4 से 4.5 घंटा हमारे स्टोमक में रहता है। ठीक है, रहता है कि नहीं रहता है, कोई बताए? हाँ रहता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, उसका गैस मतलब लंबे समय तक रह रहा है ना, तो ये आपका रेट लिमिटिंग मतलब क्या हो जाएगा, लंबे समय तक रह रहा है मतलब क्या, स्लोवेस्ट प्रोसेस हो गया ना, खाली होने का जो समय है स्लो हो गया ना बॉडी से, तो गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम क्या हो जाएगा, तो आपका एक स्लोवेस्ट प्रोसेस हो जाएगा, बहुत स्लो उसका खाली हो रहा है, मतलब उसमें पड़ा ही रह रहा है। तो गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम क्या हो जाएगा, सबसे स्लोवेस्ट प्रोसेस हो जाएगा, ये आपका रेट लिमिटिंग स्टेप आपका हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, तो ऑप्शन ये आपका करंट आंसर बनेगा, ये सब ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, तो रेट लिमिटिंग स्टेप्स फॉर सॉल्यूशन डोज फॉर्म क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक एम्प्टी। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है द लार्ज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग इंडिकेट्स, क्या बताता है, मतलब लार्ज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब BD। ठीक है, हमें क्या बताता है कि अब लार्ज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है किसी भी ड्रग का, मतलब ये हुआ कि वो ड्रग हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गन में पहुंच चुकी है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि वो ड्रग जो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में पहुंच चुकी है, बहुत सारे ऑर्गन में पहुंच चुकी है। यही मतलब होता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, मतलब लार्ज वॉल्यूम मतलब बहुत सारा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हो गया है हमारे बॉडी में, उसी को कहते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, इज़ नॉट बायो अवेलेबल, गलत। इज इनफेक्टिव, गलत। हैज़ शॉर्ट लाइफ, गलत। इज एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा हो गया है। ठीक है, क्या हो गया, इकट्ठा हो गया है इन वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन। मैंने क्या बताया कि लार्ज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि हमारे डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन में वो फैल चुका है, मतलब जा चुका है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा और सब ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है क्वेश्चन, द पीके ऑफ ड्रग एक्स, कोई ड्रग एक्स है जिसका पीके वैल्यू दिया है 4.2, इट मीन्स दैट एट pH 4.2 द ड्रग एक्स विल बी। यह आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी कोई पीके वैल्यू आपका किसी भी ड्रग का दिया रहेगा आपका 4.2 और तो उसका दिया है pH 4.2 पे ड्रग का pH है, तो कितना हो, तो उसका कितना बॉडी में डिसोसिएशन हुआ है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो लगभग होता है आपका 50%। क्या, जब किसी भी ड्रग का pH, अब pH मतलब क्या होता है देख लीजिए, pH कह रहा है, pK वैल्यू किसी भी ड्रग का क्या होता है, निगेटिव लॉग ऑफ, ठीक है, निगेटिव लॉग ऑफ K। पीके मतलब होता है निगेटिव लॉग ऑफ के, ये होता है ना, पता है। ठीक है, निगेटिव लॉग ऑफ के क्या कहते हैं, पीके वैल्यू। इतना आपको पता चला कि नहीं पता चला? ठीक है, तो पीके वैल्यू मतलब होता है निगेटिव लॉग ऑफ के,
जब किसी भी ड्रग का पीके वैल्यू 4.2 है तो उसका उस ड्रग का डिसोसिएशन कितना हुआ होगा, 50% डिसोसिएशन उस ड्रग का हो चुका होगा। ठीक है, 50% उस ड्रग का डिसोसिएशन आपका हो चुका होगा। आयन मतलब डिसोसिएशन मतलब यहाँ पे लिखा आयोनाइड, मतलब वो टूट चुका है। ठीक है, डिसोसिएट हो चुका है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी करेक्ट है, ये सब आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ एरिया अंडर प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व का यूनिट पूछा है। ठीक है, यूनिट मतलब क्या होता है, फिजिक्स में पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ठीक है, अब कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, जो कंसंट्रेशन मतलब होता है मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी होता है यूनिट कंसंट्रेशन का। यह भी होता है कि क्या, वेट अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी होता है। अब देखिए किस में दिया है और वर्सेस टाइम में देना है, तो अपॉन टाइम में दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए तो किस में दिया, पहले इसको डिलीट कर देते हैं, बहुत गाजू माजू हो जाएगा। ठीक है, तो वेट अपॉन वॉल्यूम अपॉन टाइम इसमें दिखाना है। वेट को मेजर करते हैं हम mg में, क्योंकि इतना पोर्शन को हम क्या कहते हैं कंसंट्रेशन, और उतना पोर्शन को हम क्या बोलना है टाइम। ठीक है, तो हमें बताना है तो हमें बहुत कुछ बताना है। ठीक है, तो हमें बताना है वेट अपॉन वॉल्यूम अपॉन टाइम का यूनिट बताना है। वेट का यूनिट क्या होता है mg होता है, वॉल्यूम का क्या होता है ml होता है, टाइम का क्या होता है t। अब देखिए ऐसा रिलेशन कहाँ पे दिया है। ठीक है, कहाँ पे दिया है mg पर सेंटीमीटर पर। अब ऐसा रिलेशन को बताना है। ठीक है, mg पर ml पर टाइम। देखिए कहीं ऐसा रिलेशन दिया है mg पर सेंटीमीटर, ये गलत हो गया, mg पर मिनट ml पर मिनट, हाँ ये दिया है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये सब आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लिमुलस अमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग। ठीक है, अब लिमुलस अमीबोसाइट लाल टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि किसी भी बैक्टीरिया का ठीक है पायरोजन, किसी बैक्टीरिया का जो पायरोजन हमारी बॉडी में एंटर किया है कि नहीं, मतलब किसी भी ड्रग में यदि पायरोजन रहेगा तो हमारी बॉडी में वो भी एंटर करेगा, जिससे टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये लाल टेस्ट इसलिए करते हैं, किसी भी ड्रग का लाल टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि उस ड्रग में कोई बैक्टीरियल पायरोजन तो नहीं ना है, बैक्टीरिया का पायरोजन नहीं ना है। मतलब क्या टेस्ट करने के लिए, पायरोजन मतलब पायरोजेनिसिटी, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ये आपका नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा फॉर द क्वेश्चन ऑफ 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका द बेस एब्जॉर्प्शन इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द। अब बेस एब्जॉर्प्शन का यूज़ हम किस लिए करते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ थे कि क्या हो जा रहा है यार, कि एब्जॉर्प्शन बेस का हम किस लिए करते हैं यूज़। ठीक है, ये पूछ रहा है। पहला दिया है क्या कि अमाउंट ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब्ड बाय द ड्रग, इसके लिए करते हैं। नो, ये नहीं है। मिनिमम कैप्सूल साइज़, ये डिटरमाइन करने के लिए हम एब्जॉर्प्शन बेस का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि कैप्सूल का साइज मिनिमम रहे। ठीक है, फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ कैप्सूल कंटेंट नहीं, इसके लिए नहीं। तो हम एब्जॉर्प्शन बेस का इसलिए करते हैं ताकि किसी भी ड्रग का किसी भी कैप्सूल का साइज मिनिमम रख सकें हम। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जय श्री राम। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन ऑफ 14।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस करने के लिए हम कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब डायग्नोसिस करने के लिए कौन सा पेरेंटल रूट का हमको यूज़ करते हैं। हम इंट्रावेनस का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या इंट्रावेनस का यूज़ करते हैं? नहीं करते हैं। इंट्रा स्पाइनल ये तो कतई नहीं करेंगे, ठीक है। सबकुटेनियस यूज़ करते हैं, हाँ ये करते हैं, ये आपका रॉन्ग। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो सबकुटेनियस रूट का हम प्रयोग इसलिए करते हैं, तो सबकुटेनियस रूट का हम इसलिए प्रयोग करते हैं ताकि हम किसी भी ड्रग की किसी पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन का डायग्नोसिस कर सकें, ठीक है। डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सबकुटेनियस रूट का प्रयोग करेंगे। किसी पेरेंटल ड्रग का जो हम यूज़ कर रहे हैं और डायग्नोसिस उस ड्रग का करना चाहते हैं, हम पेरेंटल रूट में हम सबकुटेनियस तो हम पेरेंटल रूट में जो सबकुटेनियस रूट मतलब 45 डिग्री का एंगल वाला रूट हम चूज करेंगे फॉर द डायग्नोसिस ऑफ पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी गलत है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स कंटेन ऑफ लिक्विड। अब देखिए दो तरह के पेरेंटल फ्लूइड होते हैं। पहला स्मॉल वॉल्यूम होता है, दूसरा होता है लार्ज वॉल्यूम। अब स्मॉल वॉल्यूम ऐसा वॉल्यूम पेरेंटल्स होते हैं जिसमें वो 100 ml से क्या होते हैं, 100 ml से क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। यदि 100 ml से कम है तो उसे कहते हैं स्मॉल वॉल्यूम, और यदि वो 100 ml से क्या होता है, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। 100 ml से ज़्यादा होते हैं उसे क्या कहते हैं, लार्ज वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। ये आपको पता चल गया कि लार्ज वॉल्यूम स्मॉल वॉल्यूम किसे कहते हैं। स्मॉल वॉल्यूम मतलब 100 ml से कम, ठीक है, और 100 ml से ऊपर मतलब लार्ज वॉल्यूम। तो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स कंटेंट ऑफ, तो कह रहा है कि लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स का यदि हम फ्लूइड लिए हैं तो उसमें ड्रग हो सकता है, तो उसमें आपका ड्रग हो सकता है, लार्ज वॉल्यूम है ना, तो 100 ml से क्या होगा, ऊपर। तो ये क्या लिखा है, करेक्ट आंसर सी, 100 ml से ऊपर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए रॉन्ग, ऑप्शन बी रॉन्ग, ऑप्शन डी भी रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कैटायंस, ठीक है। मतलब किसी भी फ्लूइड के जो किसी भी सेल के बाहर फ्लूइड होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, तो उस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सबसे ज़्यादा कैटायन कौन सा कैटायन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखिए यहाँ पे सभी दिए हैं, जो सभी दिए हैं और सभी क्या है, कैटायन है, सभी क्या है, कैटायन है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने आप को, ठीक है, आयंस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये सब कैटायंस हैं। तो इसमें पूछ रहा है ऐसा कौन सा कैटायन है, ठीक है, पूछ रहा है कि इसमें ऐसा कौन सा कैटायन है, ठीक है, जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बाहर लार्ज मतलब मेजर की तरह पाया जाता है, मतलब मेजर सबसे ज़्यादा आयंस ऐसा कौन सा है जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बाहर पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है। आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ये आपका गलत, बी भी गलत, डी भी गलत। ऑप्शन सी मतलब सोडियम आयन जिसका वैलेंसी होती है आपका +1, ठीक है। ये आपका एक मेटल है, ठीक है, ये आपका एक मेटल होता है, ठीक है। यही आपका सोडियम जो होता है, ये आपका जो सोडियम होता है आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बाहर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 18 क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है बच्चों। 18 क्वेश्चन आपके सामने द मॉनिटरिंग ऑफ ECG मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, ECG का मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, और वन ऑफ द यूजफुल पैरामीटर फॉर मॉनिटरिंग द सीरम कंसंट्रेशन ऑफ किसका, यदि किसी भी सीरम मतलब ब्लड सीरम का यदि हम कंसंट्रेशन मेजर कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, और उसी चीज़ को हमको बताना है, ठीक है।
जिस चीज़ का कर रहे हैं तो उसको कंसंट्रेशन मेजर करने का सबसे अच्छा पैरामीटर माना जाता है ईसीजी को। ईसीजी बेस्ट पैरामीटर है किसी भी ब्लड सीरम में कंसंट्रेशन मेजर करने, किसका मेजर करने के लिए, पोटेशियम आयन का, ठीक है, पोटेशियम आयन का। गलत, ये सब गलत, ये सब गलत, ठीक है। पोटेशियम आयन का यदि हम किसी भी ब्लड सीरम में हम कंसंट्रेशन मेजर करना चाहते हैं, उसका मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो ब्लड सीरम में हम कंसंट्रेशन मेजर करना चाहते हैं, मॉनिटरिंग करना चाहते हैं कंसंट्रेशन का, कि किसका, पोटेशियम आयन का, तो हमें ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक अच्छा पैरामीटर साबित हो सकता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका सर, तो करेक्ट आंसर बना आपका ऑप्शन डी, पोटेशियम आयन, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि द कॉमन नेम ऑफ हाइड्रस वूल फैट इज़, ये आपको पता होगा फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रस वूल फैट का जो कॉमन नेम किस नाम से कहते हैं, लैनोलिन। इसको हम लैनोलिन के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रस वूल फैट को हम किस नाम से भी जानते हैं, हाइड्रस वूल फैट को हम किस नाम से जानते हैं, लैनोलिन के नाम से भी आपका जानते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा और सब गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, लैनोलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आने वाला 20 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शायद ये क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है, रिकॉर्ड नहीं हुआ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द क्रीमिंग ऑफ इमल्सन, ठीक है, द क्रीमिंग ऑफ इमल्सन एज पर स्टोक्स लॉ इस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है। पहले स्टोक्स लॉ क्या होता है जान लीजिए, ठीक है। स्टोक्स लॉ मतलब क्या होता है, dx/dt इक्वल टू क्या होता है, d² रो इनिशियल माइनस रो फाइनल या 2 इंटू जी अपॉन 18 ईटा, ठीक है। तो रेट ऑफ सेटिंग मतलब क्या, क्रीमिंग ऑफ इमल्सन मान लीजिए, ठीक है। तो रेट ऑफ सेटिंग मतलब क्रीमिंग ऑफ इमल्सन किसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, किसके, ईटा के। तो किसके, ईटा मतलब क्या, विस्कोसिटी। तो करेक्ट आंसर बोला विस्कोसिटी के, देखिए कहाँ पे दिया है, तो करेक्ट आंसर बनेगा इसमें दिया कहाँ, विस्कोसिटी कहाँ दिया। तो क्रीमिंग ऑफ इमल्सन मतलब रेट ऑफ सेटिंग का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कौन होगा, रेडियस होगा, नहीं, गलत है। डेंसिटी होगा, नहीं, ये भी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट वाला पूछ रहा है, तो इनडायरेक्ट कौन सा है, विस्कोसिटी वाला। तो करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा। अब ये भी गलत है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, तो करेक्ट आंसर बना ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेट लिमिटिंग स्टेप्स इन द वायबिलिटी ऑफ ड्रग्स फ्रॉम कैप्सूल डोजेस फॉर्म इज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कह रहा है कि रेट लिमिटिंग स्टेप इन द वायबिलिटी ऑफ ड्रग्स फ्रॉम कैप्सूल डोजेस फॉर्म इज, जो कैप्सूल डोज फॉर्म होता है उसमें रेट लिमिटिंग स्टेप कौन माना जाता है, डिसइंटीग्रेशन माना जाता है, नहीं, वो तुरंत टूट जाती है। स्टेबिलिटी नहीं मानी जाती है, पीएच नहीं मानती, कौन मानी जाती है, डिसोल्यूशन को मानी जाती है, क्योंकि डिसोल्यूशन होने में हो सके टाइम लग जाए, ठीक है। हो सकता है कि डिसोल्यूशन होने में उससे टाइम लगे, डिसइंटीग्रेशन होने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो डिसोल्यूशन हो सके उसमें टाइम लगेगा, पीएच में नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या, बी आपका करेक्ट आंसर, डिसोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कैप्सूल का यही रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, डिसोल्यूशन, ठीक है। आपको फ्रेंड्स ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स, क्या पैरामीटर्स इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ रीनल फंक्शन। अब रीनल फंक्शन मतलब किडनी का फंक्शन यदि अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, किडनी अच्छी है कि नहीं है, ये पता करने के लिए हम किसका टेस्टिंग कर सकते हैं, एस्टिमेशन कर सकते हैं। क्या सीरम क्रिएटिनिन का कर सकते हैं, नहीं भाई, ब्लड नहीं करते हैं। क्रिएटिनिन क्लियरेंस का करते हैं, यस इसके करते हैं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्या ब्लड यूरिया का करते हैं, नहीं भाई, यूरिन क्रिएटिनिन करते हैं, नहीं बात। तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन सी क्या करेक्ट आंसर है। अब क्रिएटिनिन क्या होता है जान लीजिए, हम जो हमारा बॉडी का मसल होता है, ठीक है, ये आपका मसल है, ठीक है, इसमें स्टोर होता है आपका क्रिएटिन फास्फेट। इसको पहले डिलीट करें, तो गाजू माजू हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए हमको हमारे बॉडी का मसल है, ठीक है, यह मसल
इस मसल में स्टोर होता है आपका क्रिएटिन फास्फेट, ठीक है। क्रिएटिन फास्फेट स्टोर होता है। जब हमारी बॉडी को मसल की एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्रिएटिन फास्फेट का बॉन्ड टूटता है, ठीक है। और एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है। और ये क्रिएटिन कन्वर्ट हो जाता है क्रिएटिनिन। क्रिएटिन से क्या हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज हो गई। तो यही क्रिएटिनिन को हमारी बॉडी से, क्योंकि हार्मफुल है क्रिएटिनिन, इससे हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना पड़ेगा। यदि ये अच्छे से एक्सक्रीट आउट हो रहा है मतलब हमारी किडनी अच्छी काम कर रही है। यदि ये अच्छे से एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा तो मतलब हमारी किडनी में कुछ दिक्कत है। तो इसी के क्लियरेंस का हम स्टडी करके बता सकते हैं किडनी अच्छी है कि नहीं। अगर किडनी अच्छे से इसको क्लियर कर रही है मतलब किडनी अच्छी है, नहीं क्लियर कर रही है मतलब किडनी क्या है, इसको डिलीट कर दो पहले। किडनी क्या है, ख़राब है। मतलब क्या हो रहा है, क्रिएटिनिन का क्लियरेंस अच्छा है तो किडनी अच्छी काम कर रही है। तो ऑप्शन सी क्या करेक्ट हो जाएगा, ये आपका गलत है, आपका गलत है, गलत है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए ड्रग एडमिनिस्टर्ड बाय पेरेंटल रूट वाज फाउंड टू बी एक्सक्रीटेड इन फीसेस वी शुड इंडिकेट द। मान लो क्या कह रहा है कि पेरेंटल रूट मतलब कोई भी रूट अदर देन जीआईटी, इसी को कहते हैं पेरेंटल रूट, ठीक है। पेरेंटल रूट ऐसे रूट होता है जो जीआईटी के अलावा जो रूट होता है, मतलब आईएम, आईबी, सबकुटेनियस, इंट्राडर्मल, ये सब क्या होते हैं, पेरेंटल रूट होते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, क्या पेरेंटल रूट को आप जान गए क्या होता है, ठीक है। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जब पेरेंटल रूट से किसी भी ड्रग को हम क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। एडमिनिस्टर करते हैं। और यदि एडमिनिस्टर करने के बाद यदि वो फीसेस में मतलब क्या, स्टूल आप समझ रहे हो, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना आप ना जानते तो आप बेकार हैं, ठीक है। नहीं बेकार नहीं, मतलब जानने की कोशिश करिए क्या होता है स्टूल, सर्च कर सकते हैं स्टूल क्या होता है, हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो ये ड्रग एडमिनिस्टर्ड बाय पेरेंटल रूट वाज फाउंड टू बी एक्सक्रीटेड इन पीसेस विच इंडिकेट दैट। क्या इंडिकेट कर रहा है, मान लीजिए कोई ड्रग हमने खाया, पेरेंटल ड्रग हमने क्या किया, लिया, ठीक है, खाया नहीं लिया, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये लेने वाला ड्रग है, चाहे हम ले चाहे भी ले, ठीक है। जब लेते हैं यदि वो फीसेस में एक्सक्रीट हो रहा है मतलब क्या, वो क्या इंडिकेट कर रहा है। पहला ऑप्शन दिया है द ड्रग इज इनकम्प्लीटली ऑब्जॉर्ब, नहीं ये गलत है। द ड्रग इज एक्सक्रीटेड इन बाइल, यस ये करेक्ट आंसर है। कि मतलब ड्रग क्या है, बाइल में एक्सक्रीट हुआ है। ड्रग हमने खाया, लीवर में गया, लीवर में बाइल पाया था, बाइल के थ्रू हमारे बॉडी से बॉडी के फीसेस में आया और एक्सक्रीट आउट हो गया। मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो ड्रग बाइल के साथ क्या हुआ है, एक्सक्रीट हुआ है, ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है। तो आपका इस का गलत, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन कंटेन्स द ग्यूरिन ऑफ कैलमेट्टे एंड। तो बीसीजी वैक्सीन का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट्टे ग्यूरिन, ठीक है। और ये आपका एक प्रकार का वैक्सीन होता है, ठीक है। और तो इसमें यही पूछ रहा है कि इसमें कंटेंट्स होता है किसका, लाइव स्ट्रेन ऑफ बैसिलस, ठीक है, नहीं फ्रेंड्स, लाइव होता है बट स्ट्रेन ऑफ बैसिलस किल्ड होता है, तो किल्ड तो पक्का नहीं होता है, लाइव वायरस होता है भाई। ये बीसीजी वैक्सीन है, इसमें वायरस नहीं आएगा, ठीक है, बैक्टीरिया आता है। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट। तो ऑप्शन सी बचा क्या, लाइव एटेन्यूएटेड बैसिलस। एटेन्यूएटेड मतलब होता है कि किसी भी बैसिलस को हम किल नहीं करते हैं बट उसको क्या कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, कुछ केमिकल के द्वारा, कुछ रिएक्शन के द्वारा, उसको हीट के द्वारा उसको क्या कर देते हैं, उसको कमज़ोर कर देते हैं, उसे कहते हैं एटेन्यूएटेड बैसिलस, ठीक है। तो बीसीजी की वैक्सीन क्या होता है, लाइव एटेन्यूएटेड बैसिलस होता है। बीसीजी वैक्सीन क्या होता है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है, ठीक है फ्रेंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तो करेक्ट आंसर बनना है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट रेबीज। अब रेबीज पैस, अब देखिए कि इम्यूनिटी दो तरह की होती है फ्रेंड मेनली, ठीक है। पहला पैसिव, दूसरा एक्टिव। पैसिव इम्यूनिटी होती है एंटीबॉडी की वजह से बनती है, ठीक है, एंटीबॉडी
बॉडी की वजह से बनती है। जो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में डायरेक्टली क्या कर देते हैं, एग्जर्ट कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इंसर्टिक्स, ठीक है, इंसर्ट कर देते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। तो उसे कहते हैं, जब बॉडी को एंटीबॉडी को हमारे बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं तो उससे जो इम्यूनिटी बनती है उसे कहते हैं पैसिव। और एक्टिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है, जिसमें क्या होती है कि किसी भी एंटीजन को, डायरेक्ट एंटीजन को क्या करते, किसी भी एंटीजन जो डिसीज़ काजिंग एजेंट होता है एंटीजन, उसको बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं। तो हमारी बॉडी क्या करती है, इस एंटीजन के रिस्पॉन्स में क्या करती है, तब जाकर के एंटीबॉडी बनाती है। उसी को कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। दो तरह की इम्यूनिटी होती है, पैसिव जिसमें एंटीबॉडी को इंसर्ट करते हैं, और एक्टिव कि क्या करते हैं, एंटीजन को इंसर्ट करते हैं, फिर एंटीजन के रिस्पॉन्स हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी को जनरेट करती है, ठीक है। इसको डिलीट कर दें। तो दो तरह के इम्यूनिटी आपने जान लिया। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट रेबीज। रेबीज के विरोध में कौन सा इम्यूनिटी पैसिव देता है, तो एंटीबॉडी की वजह से आएगा। क्या रेबीज एंटी सीरा की वजह से, देखिए एंटी सीरा का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे लिखा है एंटी सीरा, इसका मतलब होता है कि सीरम में प्रेजेंट है एंटीबॉडी, उसी को कहते हैं एंटीबॉडीज़, ठीक है। उसी को कहते हैं सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट है, उसी को कहते हैं एंटी सीरा कहते हैं, ठीक है, एंटी सीरम कहते हैं, ठीक है। एंटी सीरम मतलब कि एंटीबॉडी समझ लीजिए, ठीक है, जो हमारे सीरम में प्रेजेंट है, ठीक है। तो एंटी सीरम मतलब एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन ब्लड सीरम, ठीक है। तो पैसिव इम्यूनिटी किसकी वजह से आएगा, रेबीज के अगेंस्ट यदि हमको पैसिव इम्यूनिटी लाना है तो किसकी वजह से आएगा, एंटीबॉडी की वजह से आएगा। तो एंटीबॉडी कौन इसमें दिया है, क्या वैक्सीन की वजह से आएगा, भाई वैक्सीन एक एंटीजन है, ये तो एक्टिव इम्यूनिटी काज करेगा, हमको पैसिव बताना है, गलत है, इसमें वैक्सीन भी गलत है, ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं। बच्चा कौन सा, रेबीज एंटी सीरम क्या है, एंटीबॉडी है, ठीक है। एंटीबॉडी को क्या काज होगा, पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टॉक्साइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। टॉक्साइड का प्रयोग हम किससे बनाते हैं। अब ये पहले बात जान लीजिए कि जो टॉक्साइड होता है वो आपका बनता है टॉक्सिन से। टॉक्सिन से क्या बनता है, टॉक्साइड। अब टॉक्सिन ऑब्टेन होता है बैक्टीरिया से। दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या करते हैं, एंडोटॉक्सिन रिलीज करते हैं, कौन, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या करते हैं, एक्जोटॉक्सिन रिलीज करते हैं। जो एंडोटॉक्सिन होता है, जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज हुआ है वो बहुत हार्मफुल होता है, बट एक्जोटॉक्सिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से रिलीज हुआ है वो कम हार्मफुल होता है। तो यही कह रहा है कि जब हम किसी बैक्टीरिया से टॉक्सिन हम ले लेते हैं, पर उसको डिलीट करें, जगह नहीं बच रहा है। जब हम किसी बैक्टीरिया से हम टॉक्सिन को क्या कर देते हैं, ले लेते हैं, तो टॉक्सिन हमारे बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया का है ना, टॉक्सिन है। तो उसको क्या करते हैं, किसी भी हीट से या किसी भी केमिकल से क्या कर देते हैं, उसको रिएक्शन करा के इस टॉक्सिन को इनर्ट कर देते हैं, थोड़ा बहुत इनर्ट कर देते हैं, जिससे वजह से वो एक्शन करने लायक न हो जाए, थोड़ा बहुत उसका एक्शन अप्रभावशाली हो जाए, ठीक है। तो जब टॉक्सिन को कन्वर्ट किसी रिएक्शन करा देते हैं किसी केमिकल या हीट से, तो टॉक्सिन कन्वर्ट हो जाता है आपका टॉक्साइड में। तो टॉक्साइड मतलब कोई भी टॉक्सिन जो हीट या केमिकल से बनाया गया है, ठीक है। इतना आप जान लिए, ये आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, वरना हमें डायरेक्ट क्वेश्चन करा सकता था, ठीक है। तो क्या कह रहा है, टॉक्साइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, किससे बनाया जाता है, एंटेरोटॉक्सिन मतलब इंटेस्टाइन, तो टॉक्सिन प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, नो इससे नहीं करते हैं। एंडोटॉक्सिन नहीं भाई, इससे भी नहीं करते। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। एक्जोटॉक्सिन हाँ इससे करते हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर है। न्यूरोटॉक्सिन प्रेजेंट इन न्यूरॉन, ये भी इससे भी नहीं करते हैं।
तो करेक्ट आंसर आपका बना, तो करेक्ट आंसर बना ऑप्शन बी। जो एक्जोटॉक्सिन होता है, एक्जोटॉक्सिन से हम क्या बनाते हैं, टॉक्साइड बनाते हैं। एक्जोटॉक्सिन से हम बनाते हैं टॉक्साइड, क्या बनाते हैं, एक्जोटॉक्सिन जो होता है उससे हम क्या बनाते हैं, टॉक्साइड। करेक्ट ऑप्शन बना ऑप्शन बी। आपसे ये सब आपका गलत है, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है एडजुवेंट आर एडेड टू वैक्सीन। हम वैक्सीन में एडजुवेंट का यूज इसलिए किस लिए करते हैं। पहला ऑप्शन है प्रिजर्व देम अगेंस्ट माइक्रोबियल कंटामिनेशन। नहीं भाई, इसका कोई वैक्सीन खुद काम कर रहा है तो एडजुवेंट का पूछ रहा है ना, तो ये गलत है, वैक्सीन को बता रहा है ये। सस्पेंड द बायोएक्टिव इन सस्पेंशन। भाई कैसे भाई, तो गलत को बोल रहे हो। सी ऑप्शन दिया इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्स टुवर्ड एन एंटीजन। हाँ ये सही है। हम एडजुवेंट का यूज इसलिए करते हैं किसी भी वैक्सीन में ताकि इम्प्रूव कर सके क्या इम्प्रूव कर सके आपकी इम्यून रिस्पॉन्स को अगेंस्ट एंटीजन। किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम को क्या कर सके, बूस्ट अप कर सकते हैं, ठीक है, इम्प्रूव कर सके। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम एडजुवेंट का ऐड करते हैं किसी वैक्सीन में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बना ऑप्शन, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ये सब आपका गलत है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्जॉर्प्शन ऑइंटमेंट बेस आर सो कॉल्ड बिकॉज। एब्जॉर्प्शन बेस ऑइंटमेंट को हम एब्जॉर्प्शन बेस ऑइंटमेंट क्यों कहते हैं, यही कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, क्यों कहते हैं। अब पहला दिया है दे आर इजिली एब्जॉर्ब्ड इनटू द स्किन। भाई इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ। दे एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर विदाउट लॉस ऑफ कंसिस्टेंसी। हाँ ये सही है। एब्जॉर्प्शन ऑइंटमेंट बेस को हम एब्जॉर्प्शन ऑइंटमेंट बेस इसलिए करते हैं ताकि वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर विदाउट लॉस ऑफ कंसिस्टेंसी। बिना कंसिस्टेंसी को लूज किए हुए, बिना अपने पोटेंशियल को लूज किए वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या कर लेते हैं, ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए वजह से क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑइंटमेंट बेस को हम एब्जॉर्प्शन ऑइंटमेंट बेस हम कहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बना ऑप्शन बी। ये आपका रॉन्ग है, सी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ वाटर सॉल्युबल ऑइंटमेंट बेस। वाटर सॉल्युबल ऑइंटमेंट बेस का कंपोनेंट क्या होता है, आपको याद रखना पड़ेगा डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा आंसर है, ऑप्शन डी पॉलीएथाइलिन ग्लाइकोल। इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे वाटर सॉल्युबल ऑइंटमेंट का एक कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है और सब आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा फॉर द क्वेश्चन ऑफ 31, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इमल्सिफिकेशन इक्विपमेंट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोमन लिक्विड विसल। पोमन लिक्विड एक विसल एक थ्योरी है जिसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे कोई इमल्सिफिकेशन इक्विपमेंट काम करता है। इसमें से ऑप्शन बताना है, ठीक है। पहला कोलॉइड मिल, ये नहीं काम करता है। अल्ट्रासोनिफायर, हाँ ये करता है, ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिफायर जो इक्विपमेंट होता है जो इमल्सिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, इमल्सिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं किसका, अल्ट्रासोनिफायर का यूज़ हम किस लिए करते हैं, इमल्सिफिकेशन इक्विपमेंट के लिए, इमल्सिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपका इमल्सिफिकेशन इक्विपमेंट होता है जो आपका प्रिंसिपल पे वर्क करता है, किसके, पोमन लिक्विड वेसल के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। थर्टी वन आपका कौन सा क्वेश्चन बचा आपका, 31 सॉरी 33, ठीक है, 31 पहले हो गया। तो 33 क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। चलिए जानते हैं एक एक करके। पहला क्या कह रहा है कि सरफेक्टेंट विथ HLB वैल्यू। अब पहले जान लेते हैं सरफेक्टेंट क्या होता है, सॉरी HLB वैल्यू क्या होता है। HLB वैल्यू देखिए, HLB का फुल फॉर्म होता है
HALB का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोफिलिक, एस से हाइड्रोफिलिक, एल से लिपोफिलिक, बी से बैलेंस, ठीक है। तो HLB का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए इसको डिलीट करें। तो HLB, ठीक है, इतना पता चलेगा क्या होता है आपको। इस HLB का एक स्केल होता है, बना रहा है जैसे ये आपका 0 से स्टार्ट होता है 20 तक जाता है। अब 0 से 10 तक क्या होता है, लिपोफिलिक होता है, और 10 से 20 तक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। करेक्ट इतना, ठीक है। अब इसको डिलीट कर, इतना तो पता चल गया ना, ठीक है, इतना जान गया, ठीक है। तो एक HLB वैल्यू फिर से बना रहा हूँ, HLB स्केल बन गया, ठीक है। चलिए इसको ना मैं सीधे वैल्यू लिखता हूँ, इस जगह नहीं बन रहा है, ठीक है। तो HLB वैल्यू में यदि 0 से 3 जा रहा है या 1 से 3 जा रहा है तो उसको कहते हैं एंटी फोमिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है, एंटी फोमिंग एजेंट कहते हैं। और 3 से 7, ठीक है, 3 से 7 जा रहा है तो उसे कहते हैं, यदि 3 से 7 वैल्यू HLB में, उसे कहते हैं WO/O टाइप का आपका इमल्सन बना है, ठीक है, ये कहते हैं, ठीक है। और यदि 7 से 9 HLB वैल्यू है तो उसका मतलब क्या है, वेटिंग एजेंट की तरह वो काम कर रहा है, वेटिंग एजेंट की तरह वो काम कर रहा है, ठीक है। और यदि 8 से 16 यदि इसका वैल्यू HLB वैल्यू, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो O/W टाइप का इमल्सन आपका बना है, ठीक है। और यदि वो क्या कर रहा है, 13 से 16 HLB वैल्यू होता है तो उसे कहते हैं डिटर्जेंट के रूप में वो काम कर रहा है, ठीक है, कोई भी ड्रग, ठीक है। इसको डिलीट करो पहले। और यदि वो 16 से ऊपर जा रहा है, मतलब 16 से 20 तक जा रहा है, तो मतलब वो क्या, सोलुबलाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। इतना आपको समझ, HLB वैल्यू के सब वैल्यू होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। ये DI के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये सरफेक्टेंट वैल्यू HLB वैल्यू जो होता है 3 से 6, हमने क्या बताया किसके लिए होता है, W/O के लिए होता है। इसमें क्या दिया है, उल्टा दे दिया है ना, इसमें W क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है, और O क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है या कॉन्टिन्यूस मीडियम है, ठीक है। ये W/O के लिए क्या होता है, 3 से 7 HLB वैल्यू होती है। इसमें क्या दिया है, उल्टा दे दिया, O/W कर दिया, O/W कर दिया है, तो ऑप्शन ये उल्टा हो गया, तो ये उल्टा बोल दिया, तो ये ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। दूसरा क्या कह रहा है, हाइड्रोफिलिक इमल्सिफायर फेवर वाटर इन ऑयल इमल्सन। देखिए वाटर इन ऑयल इमल्सन यदि बनेगा तो इसमें ऑयल लार्ज फेज है और वाटर स्मॉल फेज है, तो वाटर को क्या करना है, इस ऑयल में इसको इमल्सीफाई करना है, मिलाना है। तो वाटर को मिलाने के लिए, वाटर को यदि हम इस ऑयल में मिलाना चाहते हैं तो कौन सा, हाइड्रोफिलिक, हाँ, इमल्सन का, ठीक है। पहले इसको डिलीट करें, ठीक है। क्या कह रहा है, यदि हमें, क्या कह रहा है बी वाला ऑप्शन, कि यदि हमें वाटर इन ऑयल को, जिसमें ऑयल क्या है लार्ज फेज है, वाटर क्या है स्मॉल फेज है, यदि और वाटर को इसमें मिलाना है तो हमें ऑयल मतलब लिपोफिलिक या हाइड्रोफोबिक इमल्सिफायर एजेंट का ज़रूरत पड़ेगी। इसमें क्या बोल रहा है, हाइड्रोफिलिक, तो ये आपका रॉन्ग है, रॉन्ग है भाई, ठीक है। डिलीट हो जा भाई मेरे, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। तो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू ग्रिफिन द HLB वैल्यू ऑफ सरफेक्टेंट इज द मोल परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोफिलिक ग्रुप डिवाइडेड बाई 5, ये करेक्ट बोल रहा है। क्या कह रहा है कि HLB वैल्यू का एक फार्मूला होता है E+P/5, इथॉक्साइड जो चेन होता है ये बताता है, और ये आपका कोई अलग चेन बताता है। ई मतलब इथॉक्साइड चेन, ठीक है, ई मतलब क्या होता है, इथोक्साइड चेन होता है, ठीक है। और क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ग्रिफिन
द HLB वैल्यू ऑफ सरफेक्टेंट इज मोल परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोफिलिक ग्रुप डिवाइडेड बाई 5 से डिवाइड किया गया है। ये आपका मोल फ्रैक्शन में बता रहा है। तो ये आपका तो सी आपका करेक्ट आंसर है। तो सी आपका करेक्ट आंसर है, तो ये आपका रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा और ये भी, तो आप वैसे ही रॉन्ग कर दीजिए, ठीक है, ये आपको रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। अब देखिए सस्पेंशन दो तरह के होते हैं, पहले जान लीजिए। फ्लॉकुलेटेड होता है, दूसरा डिफ्लॉकुलेटेड होता है। फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन ऐसा सस्पेंशन होता है जो आपका फ्लॉक्यूल्स बनाते हैं या फ्लॉक्स बनाते हैं, ठीक है, फ्लॉक्स बनाते हैं। जब वो फ्लॉक्स बनाएंगे मतलब मान लीजिए आपका सस्पेंशन है, ठीक है, इसमें आपका फ्लॉक्स बना के बैठा है, ठीक है, फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, फ्लॉक्स बना के बैठा है, ठीक है। ये फ्लॉक्स जब बनाएगा, ठीक है, फ्लॉक्स बनाया है तो इसका वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ इसका सटल डाउन बढ़ जाएगा, मतलब इसका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन बढ़ जाएगा तो नीचे की तरफ एक कंडीशन ऐसा आएगा जिसमें क्या हो जाएगा कि ये जो आपका सॉल्वेंट दिख रहा है इसमें सब नीचे की तरफ आपका पोरस जो सेडिमेंट आपका नीचे बैठ जाएगा और ऊपर देखिएगा आपको सिर्फ पानी पानी आपका दिखाई देगा, सॉल्वेंट बस दिखाई देगा। इसे कहते हैं सुपरनेटेंट लिक्विड कहते हैं, इसे कहते हैं सुपरनेटेंट लिक्विड कहते हैं, ठीक है। तो आपको नीचे आपको ऊपर एक सुपरनेटेंट लिक्विड दिखाई देता है जो आपका एक क्लियर होता है, मतलब फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में जो सुपरनेटेंट लिक्विड कैसा होता है, क्लियर होता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, जो जगह नहीं बच रहा ना बताने के लिए, ठीक है। मतलब फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में क्या होता है, फ्लॉक्यूल्स बनते हैं, फ्लॉक्स बनते हैं, जो वेट बढ़ जाता है, नीचे बढ़ जाता है, रेट ऑफ सेडिमेशन बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, सुपरनेटेंट लिक्विड बनता है, ठीक है, दिखाई देता है। और डीप फ्लॉकुलेट की बात करते हैं तो आपका ये फ्लॉक्यूल्स आपका फ्लॉक्यूल नहीं बनाते हैं, ये आपका फ्लॉक्यूल नहीं बनाते, ऐसे पूरे मीडियम में फैले होते हैं, ठीक है। और इसका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इसका लो होता है क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल है ना, इसका वेट बहुत कम होगा, इसलिए रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इसका बहुत ही स्लो होगा, बहुत ही लो होगा, ठीक है। बट एक कभी ना कभी ये नीचे जाकर बॉटम में बैठेंगे तो बॉटम में बैठ के ऐसे स्लो धीरे करके एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिससे कहते हैं हार्ड केक बना लेता है, हार्ड केक बना लेता है, एक हार्ड केक बना लेता है, ठीक है। और ऊपर से लिक्विड कैसा दिखाई दे रहा है, जो सुपरनेटेंट लिक्विड कैसा दिखाई दे रहा है, क्लाउडी दिखाई दे रहा है, क्लाउडी दिखाई देगा। तो सुपरनेटेंट लिक्विड कैसा होता है, क्लाउडी होता है, किसमें, डिफ्लॉकुलेटेड में, ठीक है। इसको पहले डिलीट करें, जगह नहीं बच रहा है, हैंग कर रहा है क्या, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ये सब आपका हमने बता दिया कि क्या होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। कि पहला ऑप्शन रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज़ लो, किसकी बात कर रहा है, डिफ्लॉकुलेटेड की बात कर रहा है। डिफ्लॉकुलेटेड में फ्लॉक्यूल्स नहीं बनेंगे, सब डिस्पर्स होते हैं, मतलब उसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होता है, स्लो होता है। हाँ, ये करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट होगा। तो सुपरनेटेंट लिक्विड इज़ क्लियर, भाई नहीं, सुपरनेटेंट लिक्विड क्लियर किस में होता है, फ्लॉकुलेटेड में, और ये बात कर रहा है डिफ्लॉकुलेटेड का, ठीक है, बात कर रहा है किसका, डिफ्लॉकुलेटेड का, ठीक है। डिफ्लॉकुलेटेड बात है, उसमें सुपरनेटेंट लिक्विड कैसा होता है, क्लियर नहीं होता है, क्लाउडी होता है। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। और जान लेते हैं, सस्पेंशन इज डिफ़िकल्ट टू रीडिस्पर्स। हाँ, डिफ्लॉकुलेटेड में फ्लॉक्यूल्स नहीं बनते हैं, बट हार्ड केक बनता है, जिसको रीडिस्पर्स करने पर डिस्पर्स नहीं होते हैं, इजीली डिस्पर्स नहीं होते हैं, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। सेडिमेंट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट, यहाँ कॉम्पैक्ट बनता है, हार्ड केक बना लेता है, सही, ये भी गलत है, सॉरी ये भी सही है। बट इसमें क्या पूछा है, नॉट
सूटेबल या करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ये आपका किसका दिया है, डिफ्लैकुलेटेड का दिया है। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका, तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी क्या है, ये ऑप्शन बी क्या है, करेक्टरिस्टिक्स नहीं है किसका, डिफ्लैकुलेटेड सस्पेंशन का। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा ऊपर करें, दिख नहीं रहा, थोड़ा ऊपर। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज प्राइमरी वाउंड ड्रेसिंग। प्राइमरी वाउंड ड्रेसिंग के लिए सबसे अच्छा जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, मटेरियल यूज़ करते हैं, वो आपका होता है प्लेन गेज होता है। ये सब आपका नहीं है। ठीक है, ये सब आपका नहीं है। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका, यह सीधे याद करने वाली बात है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए क्या है, प्लेन गेज। जो प्लेन गेज एक तरह का पट्टी के जैसा ही होता है। ठीक है, पट्टी की तरह ही होता है, जो ड्रेसिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, और ड्रेसिंग करने के लिए तो प्लेन गेज आपका अच्छा एक प्राइमरी वाउंड हीलिंग ड्रेसिंग के लिए अच्छा माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है, सब रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 36 क्वेश्चन है, सूचर मतलब क्या होता है, वही जो आपका क्या कहते हैं कि नॉर्मल भाषा में टाका लग रहा है। ठीक है, टाका टाका क्या कहते हैं कि टाका लग रहा है, क्या कहते हैं, टाका लग रहा है, उसे कहते हैं सूचर। तो सूचर ऑफ किसको डिलीट करें, जगह नहीं बच रहा है। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर दे, जूम। ठीक है, क्या कह रहे हैं, सूचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर कैटेगराइज्ड एज एब्जॉर्बेबल। जो सिल्क होता है एब्जॉर्बल नहीं माना जाता है। ठीक है, ये गलत है। नायलॉन भी नहीं माना जाता है, कॉटन को भी नहीं, उतना नहीं माना जाता है। ठीक है, बट जो कैटगट होता है ये आपका नेचुरल होता है, नेचुरल ऑब्टेन किया जाता है। कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, सीप के इंटेस्टाइन से ऑब्टेन किया जाता है, या गोट बकरी। ठीक है, या किसी गोट के इंटेस्टाइन से ऑब्टेन किया जाता है। किसको, जो कैटगट को क्या करते हैं, किसी सीप या गोट के इंटेस्टाइन से ऑब्टेन करते हैं, नेचुरल होता है, इसीलिए ये थोड़ा एब्जॉर्बेबल होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ये सब आपका रॉन्ग है। ठीक है, कैटगट आपका सीप या गोट के इंटेस्टाइन से ऑब्टेन करते हैं, नेचुरल होता है। ठीक है, एब्जॉर्बेबल होता है। अगला क्वेश्चन है, द इलास्टिसिटी ऑफ क्रीप बैंडेज। जो क्रीप बैंडेज होता है ना, कहते हैं कि गर्म पट्टी। ठीक है, इज ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ क्रीप बैंडेज किसी वजह से होता है, प्रेजेंस ऑफ रबर फाइबर इन द बैंडेज। नहीं भाई, गलत है। स्पेशल टाइप ऑफ वीव्स पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, बुनाई करके जो बनाए जाते हैं, दैट अलाउ स्ट्रेचिंग टू ट्वाइस इट्स लेंथ। जो उसका लेंथ इतना बड़ा है, स्ट्रेच करेंगे तो उसके लेंथ के 2 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर बनेगा। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ये सब वैसे ही गलत कर दीजिए। ठीक है, जो ऑप्शन एक, जब एक करेक्ट आंसर मिल जाए तो ऑब्वियस है तीनों गलत होंगे। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स सो पीएच इंडिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी। ठीक है, क्या कह रहा है, पीएच इंडिपेंडेंट होगा। अब वीक एसिड होगा तो पीएच इंडिपेंडेंट होगा, वीक बेस होगा तब पर भी पीएच इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, और क्या नेचुरल न्यूट्रल कंपाउंड्स होगा, वो भी क्या होगी, पीएच इंडिपेंडेंट होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीक एसिड रहे तो पीएच पे डिपेंड नहीं करता है, वीक बेस पीएच पे डिपेंड नहीं करता है। इसका तक कब ने वीक एसिड कब पीएच पे डिपेंड नहीं करेगा, जब पी के वैल्यू कितना होता है, 7.5 से बड़ा होता है। वीक एसिड का जब 5 पॉइंट से क्या होता है, लेस होता है वीक बेस का, तब जाकर पीएच पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन करेक्ट डी बनेगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की आवश्यकता होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें कैरियर की, अब मान लीजिए कैरियर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि वो ड्रग बड़ा है, लार्ज साइज़ का है, कैरियर की आवश्यकता पड़ रही है, कैरियर मूव करेगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आ सकता है। एनर्जी डिपेंडेंट होता है, ये भी होगा क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। और जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, जिसमें क्या होता है कि कभी कभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कभी कभी क्या होता है, कोई साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है, साइनाइड पॉइजनिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाइंड कर जाता है, उसे ब्लॉक कर देता है, तो इनिबिटेड पॉइजन बाय मेटाबॉलिक। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कभी कभी कौन पॉइजन क्या कर देते हैं, जैसे पॉइजन, साइनाइड पॉइजन क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को इनिबिट कर देते हैं। ऑप्शन ए भी क्या है करेक्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। बट इसमें क्या पूछा है, नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये आपका एक्रॉस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ये आपका उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, ये आपका पैसिव का है, जो विदाउट एनी एनर्जी क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए को सॉल्वेंट इन ए पेरेंटल प्रोडक्ट। ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा कि किसी भी पेरेंटल प्रोडक्ट में हम को सॉल्वेंट के रूप में किसका यूज़ करते हैं। ए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डाईमिथाइल एसिटामाइड, डाईमिथाइल एसिटामाइड, ठीक है। डाईमिथाइल एसिटामाइड का यूज़ हम क्या करते हैं, किसी पेरेंटल प्रोडक्ट में एज ए को सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। अब को सॉल्वेंट क्या होता है ये भी जान लीजिए। मान लीजिए कि ये ड्रग है, ठीक है, मान लीजिए ये ड्रग है जो हमको इस बेंजीन में डिज़ोल्व करना है, बट ये ड्रग बेंजीन में डिज़ोल्व नहीं हो रही है, बट ये एसीटोन में हो जा रही है, ठीक है। तो इस ड्रग को एसीटोन में डिज़ोल्व कर देते हैं और ये एसीटोन इसमें डिज़ोल्व हो जा रही है, तो तब जाकर इसमें डिज़ोल्व कर देते हैं। तो आपका एसीटोन क्या काम किया, को सॉल्वेंट का काम किया, ठीक है, ये आपका को सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो आपका पेरेंटल प्रोडक्ट में हम तो आपका पेरेंटल प्रोडक्ट में हम को सॉल्वेंट के रूप में किसका यूज़ करते हैं, डाईमिथाइल एसिटामाइड। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रीजन वाई विच मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द साइज ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल। अब कोई भी डिस्पर्स पार्टिकल है, मान लीजिए आपका सस्पेंशन है, ठीक है, इस सस्पेंशन या डिस्पर्स पार्टिकल है, ठीक है, और यहाँ जो लिक्विड है आपका डिस्पर्जन मीडियम है, कॉन्टिन्यूस मीडियम है, ठीक है। ये डिस्पर्स पार्टिकल पूछ रहा है कि क्यों इसका साइज बढ़ जाता है, या अब उसका साइज बढ़ने के कई सारे रीज़न दिए हैं। पहला रीज़न दिया है कि इसमें ओस्ट वाल राइपनिंग हो गई होगी। अब ओस्ट वाल राइपनिंग ऐसी राइपनिंग होती है, अब देखिए क्या होती है, मान लीजिए आपका सस्पेंशन है, ठीक है, इसमें हमने ड्रग को ऐड कर दिया और ड्रग कुछ समय बाद टूट कर कुछ कंपोनेंट में डिजॉल्व हो जाएगा। अब हो सकता है ये ड्रग बाद में जा कर के एग्रीगेट होकर एक बड़ा लार्ज पार्टिकल में बन जाए, तो ये क्या हो, इसके कंपैरिजन में इसका साइज़ क्या होगा, बढ़ गया ना। तो इसी को कहते हैं ओस्टवाल्ड राइपनिंग। मतलब क्या होता है, कोई ड्रग पहले डिजॉल्व हो जाएगी, डिजॉल्व होने के बाद फिर से एग्रीगेट होकर के लार्ज पार्टिकल में बन जाती है, उसे कहते हैं ओस्टवाल्ड राइपनिंग, ठीक है। तो ओस्टवाल्ड राइपनिंग हो सके, उसमें ओस्टवाल्ड राइपनिंग हो गया हो, हाँ ये हो सकता है। टेम्परेचर साइक्लिंग की गई हो, कि मान लीजिए उस ड्रग को कई सारे अलग अलग टेम्परेचर पर उसकी टेस्टिंग की गई हो, जिसकी वजह से उसकी साइज़ बढ़ गया हो, हाँ ये भी हो सकता है। तो ये भी हो सकता है। अब पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है वो जो ड्रग है वो कई सारे पॉलीमॉर्फ में हो सकता है एग्जिस्ट करता हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रीचेंज होता हो, तो उसका साइज बढ़ जाता होगा, तो ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बेस्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, चलिए जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द वाटर अटैक टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द वाटर। अब ये आपकी याद करने वाली बात है कि वाटर अटैक टेस्ट किसके लिए करते हैं, याद कर लीजिए, किसके लिए करते हैं, किसी भी ग्लास के लिए,
कि उसका ग्लास का केमिकल रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। किसी भी गिलास की केमिकल रेजिस्टेंस को पता करने के लिए कितना है, हम उसके लिए वाटर अटैक टेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेंटल सपोज सस्पेंशन कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाई। जो पेरेंटल सस्पेंशन होता है हम किस रूट के द्वारा नहीं ले सकते? इंट्रामस्कुलर ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। इंट्रावेनस नहीं ले सकते हैं, बता रहे क्यों नहीं ले सकते। इंट्राडर्म ले सकते हैं, सबकुटेनियस भी ले सकते हैं। अब इसमें ऑप्शन तो क्या बनेगा? ऑप्शन बी इंट्रावेनस हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारी वीन में कुछ ब्लड का कंपोनेंट फ्लो होते रहते हैं। मान लीजिए इसको हम इंट्रावेनस ले लिए हैं, तो ये जो सस्पेंशन है इसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल जा कर के हमारे ब्लड फ्लो में इरिटेशन काज कर सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम क्या करते हैं कि हम पेरेंटल सस्पेंशन को हम क्या कर सकते हैं? इंट्रावेनस हम एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, और ये सब आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। क्या बना? अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू COCl2 कोबाल्ट कोलाइड, ठीक है। पेपर टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग इमल्शन टाइप। अब कोबाल्ट कोलाइड टेस्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें O/W टाइप का इमल्शन का आइडेंटिफाई करने के लिए, ये इमल्शन O/W है, ये WO है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम हटा पहले इसको क्या करते हैं कि कोई भी इमल्शन O/W है कि नहीं है, उसको पता करने के लिए हम कोबाल्ट कोलाइड टेस्ट करते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो आपका जो उसमें जो कलर होता है पेपर का, वो ब्लू से क्या पहले तो ब्लू होता है, बाद में ब्लू से क्या होता है, पिंक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कोबाल्ट कोलाइड टेस्ट पेपर टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि O/W इमल्शन का पता चल सके, और जिसकी वजह से कोई रिएक्शन होता है इसमें ब्लू पेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है? पिंक में। तो करेक्ट आंसर बना आपका ऑप्शन ए। डायरेक्ट याद कर लीजिए फ्रेंड, ठीक है, ये सब आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोवैक्सीन इज अ वैक्सीन। कोवैक्सीन वैक्सीन होता है, किसका वैक्सीन होता है? ऑप्शन लाइव एटेन्यूएटेड वायरल, नहीं गलत है। इनएक्टिवेटेड होल विरियन, हाँ ये सही है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। mRNA बेस्ड नहीं, रिकॉम्बिनेंट DNA नहीं। तो करेक्ट आंसर बना आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब एक बात जान लीजिए, वायरस को हम कई सारे नाम से बुलाते हैं, जैसे वायरस के 3 प्रकार के हम वायरस को जानते हैं। जैसे पहले कहते हैं वायरॉइड, दूसरा कहते हैं प्रायोन, तीसरा विरियन कहते हैं। अब एक एक करके जानते हैं। जो वायरॉइड होता है, जो RNA टाइप का वायरस होता है, जेनेटिक मटेरियल वाला वायरस होता है, जिसमें आपका प्रोटीन कोट नहीं पाई जाती है, उसे वायरॉइड कहते हैं। और प्रायोन किसे कहते हैं? जिसमें प्रोटीन कोट पाई जाती है, केवल प्रोटीन, ऐसा वायरस जिसमें केवल प्रोटीन कोट पाई जाती है, उसे कहते हैं प्रायोन। और पूरा होल वायरस जिसमें प्रोटीन भी पाया जाता है और जेनेटिक मटेरियल DNA या RNA पाया जाता है, उसे विरियन कहते हैं। तो आपने जाना 3 तरह के वायरस के टाइप को। तो जो होल वायरस होता है उसे हम क्या कहते हैं? विरियन कहते हैं, जिसमें प्रोटीन कोट भी आ जाएगा और जेनेटिक मटेरियल DNA या RNA दोनों में से कोई एक आ जाता है, ठीक है। तो कोवैक्सीन क्या है? इनएक्टिवेटेड, ठीक है, इनएक्टिवेटेड होल विरियन होता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी सी गलत, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीसीरा कंटेंस क्या करते हैं? अब देखिए एंटीसीरा मतलब क्या होता है कि सीरम में
इससे पहले मैंने आपको बताया है कि सीरम में जब एंटीबॉडीज़ पाई जाती है तो उससे को हम नाम देते हैं एंटी सीरम, और एंटी सीरम का प्लूरल वर्ड है एंटी सीरा, ठीक है। तो एंटी सीरा मतलब होता है, क्या हो रहा है भाई, तो एंटी सीरा का मतलब क्या होता है, ऐसा एंटीबॉडीज़। एंटी सीरा का मतलब क्या है, एंटीबॉडी ही है, एंटीजन नहीं है, टॉक्सिन नहीं है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। एंटी सीरा क्या होती है, एक एंटीबॉडी होती है। एंटी सीरम एक प्रकार का सीरम है जिसमें कई सारे एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीऑक्सीडेंट इज नॉट सुटेबल फॉर द यूज इन ऑइंटमेंट। जय श्री इसमें से कौन सा ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है, ये सभी क्या है, पूरे क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। अब बताना है कि इसमें ऐसा एंटीऑक्सीडेंट कौन है जिसको हम ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन में यूज नहीं कर सकते हैं। आपका होता है, आप सीधे याद कर लीजिए कि सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है। जो आपका सोडियम मेटाबाइसल्फाइड होता है, इसको हम ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन में सूटेबल नहीं मानते हैं, ठीक है। और सब सूटेबल होते हैं, ये सब सूटेबल होते हैं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए मेजर ऑफ द पोटेंशियल टैबलेट बिहेवियर ड्यूरिंग हैंडलिंग या पैकेजिंग। अब किसी भी टैबलेट का यदि हम हैंडलिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, तो हमें देखने वाली बात यह है कि हम किस चीज़ का मेजर करेंगे। क्रशिंग स्ट्रेंथ भी टेस्ट करेंगे? नहीं भाई, ये नहीं करेंगे। हार्डनेस टेस्ट करेंगे, बस हार्डनेस टेस्ट, ये गलत है। फ्राइबिलिटी टेस्ट करते हैं, हाँ ये करेक्ट आंसर है, ये ऑप्शन गलत। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर, जिसमें फ्राइबिलिटी टेस्ट करते हैं। और फ्राइबिलिटी टेस्ट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसे कहते हैं रॉके इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। रॉके पढ़िए, ठीक है। रॉके इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं फ्राइबिलिटी टेस्ट करने के लिए, ठीक है। 4 मिनट में करते हैं, 4 मिनट में 100 उसका रेवोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। ये चेक करते हैं रॉके इंस्ट्रूमेंट में। उसका डायग्राम कुछ इस तरह होता है रॉक इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। ऐसे कुछ होता है, ठीक है। ये आपको मटेरियल होता है, इसी के बीच मटेरियल को रखते हैं ऐसे कुछ, ठीक है। रखा होता है मटेरियल, इसमें रेवोल्यूशन कराते हैं, ठीक है, ताकि उसका चेक कर सके कितना फ्राइबल है, कितना उसमें मटेरियल डिटैच हो सकता है ड्रग से। तो करेक्ट आंसर बना ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट कोटिंग मेथड अलाउ द डिस्प्ले ऑफ ब्रेक लाइन्स ऑन द टैबलेट, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये आपका टैबलेट है ना, टैबलेट के बीच में कुछ ब्रेकिंग्स बने होते हैं, जिससे कहते हैं ब्रेक लाइन कहते हैं, इसे कहते हैं ब्रेक लाइन कहते हैं, ठीक है। जो बने होते हैं ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, इधर भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यदि इधर 15 ड्रग्स है तो इधर भी 15 ड्रग्स होंगे, ठीक है। मान लेते हैं इधर 15 ड्रग्स है तो इधर भी 15 ड्रग्स होंगे। तो ब्रेक लाइन का हम इसलिए बनाते हैं ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोज का हो सके, ठीक है। किसी भी टैबलेट में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाए, इक्वल हो जाए, इधर भी इक्वल इधर भी इक्वल। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ब्रेक लाइन का बनाते हैं। किसी भी टैबलेट में ब्रेक लाइन इसलिए बनाने का पर्पज़ यही होता है, ठीक है। ये आपका टैबलेट है, इसमें ब्रेक लाइन बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोजेस करना है, ठीक है। तो ब्रेक लाइन को बनाने में सबसे ब्रेक लाइन बनाने पर क्या लिखा है, देखिए, उसको हटाओ पहले। विच आर द फॉलोइंग टैबलेट कोटिंग मेथड अलाउ द डिस्प्ले ऑफ ब्रेक लाइन्स ऑन द टैबलेट। मतलब ये कह रहा है किसी भी टैबलेट के ऊपर जो ब्रेक लाइन होती है किस कोटिंग की वजह से हमें दिखाई देती है, डिस्प्ले होती है, ठीक है। तो वो जो होती है फिल्म कोटिंग की वजह से दिखाई, शुगर कोटिंग नो, शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग नो। तो हमें ब्रेक लाइन दिखाई देती है ड्यू टू फिल्म कोटिंग,
फिल्म कोटिंग होती है टैबलेट के ऊपर, जिसकी वजह से हमें ब्रेक लाइन दिखाई देती है और जो ड्रग का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 50 क्वेश्चन है। द एंट्री कोटिंग ऑफ टैबलेट इज डन विद द पर्पज ऑफ। अब एंट्री कोटिंग टैबलेट का हम किस लिए करते हैं, इससे पहले क्वेश्चन आया था बट क्वेश्चन थोड़ा घुमाया गया है। किस लिए करते हैं, मास्किंग द ऑफेंसिव टैबलेट, ये गलत है। प्रोटेक्टिंग ड्रग स्टोमक डिग्रेडेशन, यस ये करेक्ट है, तो ये सब कर दीजिए। तो एंट्री कोटेड टैबलेट को बनाने का पर्पज़ यही होता है कि स्टोमक के पीएच से या पीएच या एसिड से उसका डिग्रेडेशन को उसको बचाया जा सके। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बोन्स, ये तो बच्चा जानता होगा। हाउ मेनी बोन्स डज एन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन हैव। ठीक है, कितना मतलब एक एडल्ट मेल में ह्यूमन में कितना बोन्स होना चाहिए, 206 हड्डी, 206 हड्डी होती है ना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने विच आर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन फॉर्म द हेलमेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये ह्यूमन है, ह्यूमन का ये ब्रेन है। ठीक है, तो ये आप इसको क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द जॉइंट लॉन्ग बोन्स। ये आपको लॉन्ग बोन्स मान लीजिए। ठीक है, ये आपका लॉन्ग बोन्स है और ये एक दूसरा लॉन्ग बोन्स है। इसके जो जो आपका जॉइंट होता है उसमें पाया जाता है हाइलिन कार्टिलेज। जो लॉन्ग सभी में नहीं पाया जाता, जो लॉन्ग बोन होता है। ठीक है, मान लीजिए आपका लॉन्ग बोन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर, चलिए इसको आज वीडियो इतने ही रखते, वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि 53 का करेक्ट आंसर बनेगा हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, कि जो आपका लॉन्ग बोन होता है उसमें कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, उसके एंड पर, उसके एंड मतलब उसके जॉइंट पर कौन सा कार्टिलेज पाया जाता है, हाइलिन कार्टिलेज। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।